स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो लॉन्ग टर्म में ये कितने के टारगेट दिखा सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या यहाँ पर पैसा बनाना पॉसिबल है, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो उन इन्वेस्टर्स के लिए होने वाली है जो लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है स्टॉक मार्केट से। तो देखा जाए तो कंपनी के इम्पॉर्टेंट जो काम है, जो मेन जो कंपनी काम कर रही है वो है माइनिंग का। यहाँ पर माइनिंग देखोगे आप तो जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और एंड ऑयल एंड गैस। तो ये चीज़ जो है कंपनी बिजनेस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, माइन करती है और बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे तो 86,982 करोड़ की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत बड़ी कंपनी है। शेयर प्राइस आप देखो लगभग 234 रुपये के आसपास इसका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पर देखोगे तो डिविडेंड यील्ड 43% तक पहुँच गया। बहुत ही ज़्यादा कंपनी का डिविडेंड यील्ड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आप देखोगे तो कंपनी ने पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड पे किया है। पिछले साल की बात करेंगे 2022 में भी कंपनी ने अच्छा डिविडेंड पे किया, लगातार रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड पे करती जा रही है। और 2023 में भी देखोगे आप तो कहीं ना कहीं कंपनी ने बहुत ही धाकड़ डिविडेंड पे कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को। फेस वैल्यू यहाँ पर एक की देखने को मिलती है। ऑलरेडी यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक बोनस बहुत ज़्यादा कंपनी ने दिए हैं। छोटी इनिशियल स्टेज से कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। तो चलिए अभी प्रोज और कॉन्स भी जानेंगे, क्या बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब मैक्स चार्ट हम इनका थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 ईयर का चार्ट हम नहीं देखेंगे क्योंकि वहाँ पर जो है कुछ खास वेल्थ क्रिएट नहीं हुई। अब यहाँ पर आप देखो मैक्स चार्ट में भी हमें सेम सिनेरियो देखने को मिला। ये स्टॉक जो है एक ट्रेंड की तरह ऊपर जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग आप यहाँ पर चेक करोगे तो कंपनी का जो शेयर है वो 2011 में 400 लगभग आप 450 रुपये का टच करके नीचे आया था। और सेम ट्रेंड हमें देखने को मिला, शेयर ऊपर जाता है फिर वापस से मैसिव गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं शेयर प्राइस, शेयर अप्रिशिएशन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ खास वेल्थ ये स्टॉक क्रिएट नहीं करता है। अब डिविडेंड के हिसाब से भी बात करेंगे, उससे पहले हम थोड़े से इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोल इंडिया के बाद सेकेंड नंबर की कंपनी है जो कि कोल में भी अच्छा खासा काम कर रही है। और आप जो मेटल्स हैं उनमें भी अच्छी खासी ये माइनिंग करती है। तो कहीं ना कहीं मेटल्स से ही रिलेटेड इसका काम है। तो जब मेटल्स का प्राइस ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं इस शेयर में भी, इस शेयर के प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिलती है। सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स में लगातार ग्रोथ है। आप देखोगे तो 72,000 टू 25 CR की सेल्स इसकी 2017 में थी। उसके बाद देखोगे 2018 में 91 CR होगी, फिर 2019 में 92 और फिर आप देखोगे तो स्लाइटली गिरावट दिखनी है 82,000, फिर देखोगे 88 2021 में और फिर मैसिव जंप देखने को मिला 2022 में 1,32,732 CR की टोटल कंपनी ने सेल्स की, जो कि बढ़ के मार्च 2023 में आप देखोगे 1,47,380 करोड़ की होगी, जो कि बहुत ही बड़े फिगर्स है। नंबर समझने बहुत ही मैसिव गाएंगे। कंपनी भी बहुत बड़ी है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक टाइम पर कंपनी लॉस कर रही थी। आप यहाँ पर देखोगे तो 4,744 करोड़ का लॉस था, जो कि प्रॉफिट आप देखोगे तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट, धाकड़ प्रॉफिट हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। देखोगे अब तो 4,000 करोड़ के लॉस के बाद 15,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर 23,000 करोड़। और वापस से मैंने आपको कहा था कि साइकिल एक इसका जो चलता है, जब मेटल के दाम बढ़ते हैं तो ये नेट प्रॉफिट अच्छा करती है, मेटल के दाम गिरते हैं तो जो इनका इसका नेट प्रॉफिट है वो भी नीचे आता है। यहाँ पर आप देखोगे 14,503 करोड़ और फिर 12,218 करोड़। तो कहीं ना कहीं गिरावट भी इसके नेट प्रॉफिट में देखने को मिलती रहती है। मेटल का प्राइस बढ़ेगा तो ये जो है इसके नेट प्रॉफिट में भी जंप आ जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट बहुत ही अच्छा कर रही है, नेट प्रॉफिट अच्छे हैं। कंपनी डिविडेंड कंपनी शानदार पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा आप देखोगे कंपाउंडेड सेल ग्रोथ इसकी जो है वो 10 सालों में 49 है। 5 सालों की बात करेंगे 10%, 3 सालों की यहाँ पर आप देखोगे तो 20% के आसपास देखने को मिलती है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर आप देखो प्रॉफिट जो ग्रोथ रही है पिछले 10 सालों में 17% है, 5 सालों में 4%, 3 सालों में यहाँ पर आप देखो तो डेटा जो है माइनस में देखने को मिला है। हाल फिलहाल का भी यहाँ पर है TTMN देखो तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिली। स्टॉक CAGR यहाँ पर बहुत ही ख़राब डेटा इसने दिया है। 10 सालों के 6%, 5 सालों के 2%, लास्ट ईयर के कहीं 3 सालों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 24% और 1 ईयर की -11%। तो CAGR के हिसाब से यानी कंपाउंडिंग के हिसाब से ये स्टॉक कुछ खास नहीं करता।
रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे 10 सालों की 14%, 5 सालों की 21%, 3 सालों की यहाँ पर आप देखो तो 24%, लास्ट ईयर की 20%। तो चलिए ये रिटर्न ऑन इक्विटी ओके टाइप का है। अब यहाँ पर हम थोड़े से कंपनी के बोरिंग्स देख लेते हैं। बोरिंग्स आप देखोगे तो बहुत ही मैसिव जंप हमें बोरिंग्स में देखने को मिला है। 66,628 CR का बहुत ही मैसिव लोन इनकी बैलेंस शीट में है। इनके ऊपर डेट रीपेमेंट यानी जो लोन की रीपेमेंट है उसका बहुत ही मैसिव बर्डन पड़ चुका है। और रिजर्व्स आप देखोगे तो रिजर्व्स इनके बहुत ही मैसिव तरीके से नीचे आए। यहाँ पर आप देखोगे 65,000 से सीधा 39 CR पर इनके रिजर्व्स पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने पिछले 1 सालों से रिजर्व्स जो है तोड़ के डिविडेंड दिया है, जो कि मेरे हिसाब से कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, रिजर्व्स इन्हें कम नहीं करने चाहिए थे। इन्होंने रिजर्व्स से डिविडेंड निकाल के अपने शेयर होल्डर्स को खुश किया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कंपनी आने वाले दिनों में सेल्स अच्छी करे और वापस से रिजर्व्स जो है कलेक्ट कर ले। तो कहीं ना कहीं इन्हें जो है अपने रिजर्व बढ़ाने चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो है ख़रीदारी के बारे में सोचना है, यहाँ पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो भी जानेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग देखो 68% की, और 68% यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं 65 से हमें बढ़ती हुई नज़र आई है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है, लेकिन जो प्रमोटर होल्डिंग है वो हमें ऑलमोस्ट प्लेज्ड देखने को मिलती है। यानी जितनी भी प्रमोटर होल्डिंग है उस पर लोन उठाया गया है। कहीं ना कहीं बैंक के पास ही सारी होल्डिंग्स है। और देखोगे आप FIs फॉरेन इन्वेस्टर्स 7% के आसपास है। इन्होंने अपनी जो है स्टॉक को कम किया है, अपने शेयर्स को बेचा है। उसके नीचे DIs देखो, इन्होंने भी कहीं ना कहीं स्टॉक को बेचा है। और यहाँ पर आप देखो तो ये जितनी भी बिकवाली हुई है ये ओपन मार्केट में हुई है, और जितने भी शेयर्स बेचे गए हैं वो सारे पब्लिक के पास है, जो कि मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस अगर बाइंग करते हैं, DIs बेच के FIs खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो है पॉइंट यहाँ पर काउंट किया जाता है। लेकिन पब्लिक के पास हिस्सेदारी है ये, तो कहीं ना कहीं इसे भी हम नेगेटिव में ही काउंट करेंगे। और इसके अलावा इनके जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे प्लेजिंग करके रखी है, जो भी मेरे हिसाब से कोई बहुत ही अच्छी बात नहीं है। अगर ये डेट रीपेमेंट टाइम से नहीं करते हैं या शेयर्स को अनप्लेज नहीं किया जा सकता, तो हो सकता है इन फ्यूचर जो बैंक्स है वो ओपन मार्केट में कंपनी के शेयर्स बेचना शुरू करें। तो हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन देखा जाए मैनेजमेंट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, और कुछ ना कुछ डिसीजन मैनेजमेंट की तरफ से अच्छा लिया जाएगा इन फ्यूचर। तो हो सकता है ये अपने जो प्लेस्ड किए गए शेयर्स हैं, और इसके अलावा जो इनके पास बोरिंग्स है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ से आप देखोगे तो एक टाइम पर कंपनी की बोरिंग्स 2012 में 3,000 करोड़ से आसपास थी, जो कि बढ़ के आप देखोगे तो एक टाइम पे 80,000 करोड़ हो गई। यहाँ पर 2014 में देखोगे तो 80,000 करोड़। फिर इन्होंने अच्छे तरीके से डेट को रीपे किया, अच्छी बहुत ही डेट नीचे आया, और अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वापस से थोड़ा डेट कंपनी ने वापस से ऐड कर लिया है, और वापस से डेट रीपेमेंट का इनके ऊपर अच्छा खासा बर्डन आना शुरू हो चुका है। इसके अलावा इन्होंने रिजर्व्स भी कम किए हैं, रिजर्व्स को भी तोड़ा। यहाँ पर आप देखो 65,000 करोड़ के इनके पास रिजर्व से, जो कि कम होके यहाँ पे 39 करोड़, यहाँ पर 39 तक पहुँच चुके हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो डिविडेंड पिछले 1 सालों में पे किए हैं वो पे किए गए हैं शायद रिजर्व से, तो रिजर्व्स को इन्हें जो है टच नहीं करना चाहिए था। लेकिन इनकी सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ में कोई यहाँ पर गिरावट नहीं है, लगातार सेल्स में ग्रोथ है। बिजनेस कंपनी का अच्छा चला है। जब तक कंपनी बिजनेस कर रही है तब तक आपको जो है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कंपनी इन फ्यूचर कोई भी डिफ़ॉल्ट करती है, रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट ही होता है, चाहे शेयर प्लेज अनप्लेज नहीं किए जाते, ओपन मार्केट में सेलिंग होती है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस बना के रखना है। और वापस से कहना चाहूँगा, यहाँ पर जो है शेयर अप्रिशिएशन यानी शेयर प्राइस वेल्थ क्रिएट करने के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर कोई ख़ास आपकी जो है वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। डिविडेंड मिलते रहेंगे, अच्छी डिविडेंड पे करती है कंपनी, और पिछले कुछ 1-1.5 साल से कंपनी ने रिजर्व से वैसे भी डिविडेंड दिया है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी आपको फोकस बना के रखना है। कोई गारंटी नहीं है कि इनका डिविडेंड लगातार बढ़ता ही जाएगा। हो सकता है अब आने वाले दिनों में कंपनी हो सकता है डिविडेंड देना भी कम करे। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। कंपनी के पास बोरिंग्स ज़्यादा है, कंपनी के ऊपर जो है डेट रीपेमेंट का बर्डन है। इसके अलावा कंपनी ने अपने जो प्रमोटर होल्डिंग है, जो प्रमोटर ने अपनी शेयर्स हैं उन्हें भी गिरवी रखा है बैंक के पास। तो कहीं ना कहीं अगर ये जल्द से जल्द इन बोरिंग्स को और जो है आपके शेयर प्लेस को कम नहीं करते, तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है
वो आपको थोड़ा बहुत शेयर प्राइस में भी और गिरावट दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म में आप डिविडेंड के लिए यहाँ पर जाना चाहते हो तो ये कंपनी कहीं ना कहीं डिविडेंड ओके ओके टाइप का पे कर देती है। मेरे हिसाब से डिविडेंड के लिए कुछ आपका जो है वो डिविडेंड जो है मेन पर्पस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वेल्थ क्रिएट करना जो है आपका। तो इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो मेटल स्टॉक्स कुछ खास नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो ये स्टॉक आप जो है अपनी स्टडी करने के बाद जो है कंसीडर कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। डिस्क्लेमर वापस से करना चाहूँगा, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। तो मिलता है अगली वीडियो में।